हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं आपके साथ शिरीन। बड़ी खबर आपको बता दूं, देखिए G20 समिट में इस वक्त दूसरा सेशन जारी है और दूसरे सेशन में वन फैमिली पर चर्चा हो रही है। इससे पहले पहला सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा, जलवायु परिवर्तन पर बात हुई। वन अर्थ पहले सेशन में जिस पर विचार किया गया, जिस पर मंथन हुआ, जिस पर चर्चा हुई है, और अब ये दूसरा सेशन जिसमें वन फैमिली पर चर्चा हुई है तो हो रही है, ये जारी है अभी। और इसको लेकर हमारे पास क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि ये सेशन अभी भी जारी है। हमारे साथ जैनेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जैनेंद्र, क्या ताजा जानकारी? देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि दूसरी सेशन जो है वो शुरू हो गई है और इसका थीम है वन फैमिली। सुबह जो सेशन हुआ था वो वन अर्थ पर हुआ था और अब वन फैमिली पर हो रहा है। आज का ये दूसरा और आखिरी सेशन है और इसके बाद शाम के वक्त में जो है वो सभी राष्ट्राध्यक्षों को डिनर दिया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से। तो सुबह हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एकजुटता का संदेश दिया, विश्वास बहाली की अपील की तमाम दुनिया के जो देश हैं, और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस G20 की बैठक के साथ साथ कल भी 3 बायलैटरल मीटिंग्स प्रधानमंत्री ने की थी, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ, और आज भी उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ जो है द्विपक्षीय बातचीत की है। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। तो G20 की अध्यक्षता और G20 की बैठक के साथ साथ भारत जो है वो द्विपक्षीय बातचीत भी अलग अलग देशों के साथ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और अब से कुछ देर में 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसे संभवतः विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित कर सकते हैं, जिसमें वो और ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे कि पहले सत्र में प्रधानमंत्री का उद्बोधन तो हमने सुना, लेकिन इसके अलावा किन मसलों पर चर्चा हुई। और सबसे जो अहम बात है, जो नज़र है कि क्या साझा बयान दिल्ली से जारी किया जा सकता है, जिसको लेकर के पेंच जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके मद्देनज़र अटका हुआ है, उसको लेकर के स्थिति साफ हो सकती है। 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जी श्री, ठीक है जैनेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। तो जैनेंद्र जानकारी दे रहे हैं, अभी वन फैमिली को लेकर इस सेशन में बात हो रही है और ये दूसरा और साथ ही आज के दिन का ये आखिरी सेशन है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष कुमार सिंह जी भी बने हुए हैं। आशीष, आपको क्या लग रहा है, ये पहला सेशन और अब ये दूसरा सेशन जिस पर वन फैमिली को लेकर बातचीत हो रही है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहेगा इस सेशन में? देखिए, प्रधानमंत्री और खासकर इंडिया की ये कोशिश है, प्रधानमंत्री ने जैसे अपना ओपनिंग रिमार्क दिया था शिरीन, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि कमिंग टुगेदर की ज़रूरत है, ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की ज़रूरत है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट कम कैसे होगा, जब इस बारे में बात होगी। और जो जिस तरह से हमने देखा था कि कोविड के बाद और ख़ास करके रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वर्ल्ड एक तरह से डिवाइड हो गया, खेमेबाजी हो गई, ऐसे में एक फैमिली के तौर पर कैसे आया जाए, किन बिंदुओं को टच किया जाए, किसको कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको आयरन आउट करना है, तमाम हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हैं। मुझे लगता है उसका खाका यहाँ तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही एक इशारा कर दिया है और इसीलिए ये जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित होगा। आप देखिएगा कल जो समिट खत्म होने के बाद जॉइंट कम्युनिके आना है, और जिस बीच जैनेंद्र भी जिसका जिक्र कर रहे थे, जो हमें सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि जो एक रोड़ा अटका हुआ था रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर के, कैसे वर्डिंग करना है, क्योंकि तमाम देश ऐसे हैं जो पुतिन को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये सब मीटिंग ऑफ माइंड्स तभी हो पाएगा जब एक फैमिली के तौर पर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और अपने संबोधन में फिर रिपीट करूंगा, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब ह्यूमन अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उस लिहाज से ये सेशन बड़ा
महत्वपूर्ण रहने वाला और है। प्रधानमंत्री ने कहा भी सबका साथ सबका विकास और साथ ही सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए एक तो ये सेशन भी जारी है और द्विपक्षीय वार्ता भी आज हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट, दोनों देशों के बीच में जो कंफ्यूजन है, क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग के बाद वो दूर होगा? असल में अगर आप हमारे दो तरफी द्विपक्षीय तिजारत के बारे में बात करना चाहते हैं, बेहतर हो अगर आप हमारे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करें। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ये G20 जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी इक़्तिसादी अर्थव्यवस्था शिरकत करते हैं, शामिल है, हम दुनिया के मल्टीलैटरल टाइप का पूरी दुनिया के समस्या के सबील ढूंढने के लिए आए हैं, जिनमें से अमेरिका नुक्ते नज़र से और मेरे ख़्याल में इंडिया भी इस पॉइंट पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं की सुधार, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे MDBs काफ़ी दशकों के अनुभव है और वो हाई क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल, अकाउंटेबल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हम समझते हैं कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और हम उनको हाई क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता की मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं, आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने की घोषणा की, इसे कैसे समझे आशीष? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है। इसी डिक्लेरेशन का जिक्र मैं कर रहा था शिरीन, जब ये लग रहा था कि 2 दिनों से इसको लेकर के बड़ा सस्पेशन था, चर्चा चल रही थी कि डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तमाम देशों के अपने पोजीशंस थे रशिया यूक्रेन को लेकर के, और वही एक जटिल मुद्दा था जिसको लेकर के बार बार स्पेकुलेशन था कि रशिया की पोजीशन को लेकर के या यूक्रेन की पोजीशन को लेकर के आखिर कैसे मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा। कुछ देर पहले हमने ये खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट होगा, हमारी खबर पर भी मोहर लग गई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसका ऐलान किया और उसके बाद देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसको जिस तरह का रिसेप्शन मिला है, इससे ये पता चलता है कि एब्सोल्युटली कंसेंसस के साथ, बिना किसी विभाजन के, बिना किसी के विरोध के, आखिरकार जिस पर सबकी नजर थी वो डिक्लेरेशन आ गया, जॉइंट कम्युनिके आ गया, G20 लीडर्स का डिक्लेरेशन आ गया। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर से दोहराना चाहूंगा, संशय था कि कहीं जॉइंट डिक्लेरेशन आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और प्रधानमंत्री ने खुद श्रेय दिया है तमाम अधिकारियों को जिन्होंने बैठ करके इस मुद्दे पर नेगोशिएट किया, नेविगेट किया और आखिरकार नतीजा ये कि ये सामने डिक्लेरेशन आ गया। बड़ा अचीवमेंट है और मुझे लगता है ये G20 समिट इस डिक्लेरेशन के लिए निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, वर्ल्ड डिवाइडेड है रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद। ऐसे में इस तरह के डिक्लेरेशन को अचीव कर पाना कोई बहुत आसान काम नहीं था, जिसको आखिरकार कर लिया गया। लेकिन आपने पहले ही जानकारी दे दी थी, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि इस पर मुहर लग सकती है आज।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको यही कह रहा हूं कि पहले ये सस्पेशन था कि हो सकता है कि इसको लेकर के इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हो कि कम्युनिके आएगा कि नहीं आएगा, और उसके बाद हमें टॉप सोर्सेज ने शिरीन ये बता दिया था कि कम्युनिके आएगा, जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, जॉइंट डिक्लेरेशन माफ कीजिएगा G20 का, लेकिन इतनी जल्दी निगोशिएशन हो गया, अभी कल की सिटिंग बाकी है, उसके पहले ये कम्युनिके आ जाना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है और इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान और क्या कुछ कहा। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। देखिए, घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जिस तरह से यहां तालियों के साथ उसका स्वागत किया गया। और आशीष, जैसा आप कह रहे थे कि ये पहले संशय था, मतलब इसको लेकर शक शुबह बना हुआ था कि आखिर ये हो भी पाएगा या नहीं, इस पर विचार एक सहमत हो भी पाएंगे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री इसका ऐलान करते हैं तालियां गूंज उठती हैं उस पूरे हॉल में और सभी लोग खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। देखिए, ये कोई जोक नहीं था, छोटा मोटा मुद्दा नहीं था जिसको नेविगेट करने की जरूरत थी। हालांकि जब ये कम्युनिके आएगा तो पढ़ने में बड़ा मुझे लगता है दिलचस्पी होगी सभी की कि आखिर इसकी वर्डिंग कैसे की गई। देखिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हों, चाहे जापानीज प्रेसिडेंट हों, तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा स्टर्न पोजीशन लिया हुआ था। यहां तक कि ऋषि सुनक यहां आने से पहले कह करके निकले थे ब्रिटेन से कि पुतिन को मुझे अकाउंटेबल बनाना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लगता है कद है, इंडिया की अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग है जो इतनी मजबूती के साथ दुनिया के सामने है कि इसको नेविगेट करने में सफलता मिली है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पर्सनल टच है और पर्सनल प्रधानमंत्री मोदी का ओपिनियन रहा है वो काम किया। यूनाइटेड नेशंस में भी हमने देखा शिरीन, लगातार इंडिया ने बड़ा अच्छा पोजीशन लिया, ना दबाव के बावजूद इस तरफ का पोजीशन लिया या उस तरफ का। रशिया के साथ हमारे पारंपरिक रिश्ते हैं, बहुत पुराने हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, उनको भी नाराज नहीं करना था। और अपने जो विदेशी मेहमान बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए हैं G20 में हिस्सा लेने के लिए, उन्हें भी निराश नहीं किया जा सकता था। लिहाजा इस बात पर क्वेश्चन मार्क था कि जॉइंट कम्युनिके कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि इसको अवॉइड करने की जरूरत हो। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है इस G20 समिट के लिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके ठीक पहले हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि रशिया और कुछ साल से देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, ऐसा पहले किसी G20 समिट में नहीं देखा जाता था। इस बार चुनौती थी कि क्या जॉइंट कम्युनिके ऐसे सूरत में आ पाएगा, और उसको अचीव कर लेना मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है। आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है। हमारे साथ इस वक्त गौरी द्विवेदी जी भी जुड़ी हुई है, अब उनसे समझते हैं। और गौरी जी, आप कैसे देख रही हैं, मतलब जैसा आशीष कह रहे हैं कि ये पहला ही दिन सेशन का इस समिट का, और पहले दिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस समिट को लेकर ये सबसे बड़ी चिंता जो जताई जा रही थी वो ये थी कि शायद 2008 से जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि एक G20 कम्युनिक जरूर दी जाती है, वो शायद अब की बारी दिल्ली में ब्रेक हो जाए रशिया यूक्रेन को लेके। बहुत सारे लोगों ने चिंता इस बात पे भी जताई थी कि ऐसा ना हो कि रशिया यूक्रेन जो है वो पूरा एजेंडा हाईजैक कर ले जो इंडिया G20 के लिए तैयार कर रहा था। वो था इंक्लूसिवनेस को लेके, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात, और तमाम मुद्दों पे जो इंडिया बात करना चाह रहा था। ऐसा तो नहीं कि ये सारा एजेंडा हाईजैक हो जाए, सिर्फ रशिया यूक्रेन की बात रह जाए और उस वजह से G20 का कम्युनिक भी ना निकल पाए। जैसे आशीष जी ने बताया कि ऐसा नहीं हुआ है, और आज ही के दिन जो कि पहला दिन है समिट का, उसी दिन पर अगर सहमति बन गई है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इसको अडॉप्ट किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की प्रेसिडेंसी के लिए। देखा जाए तो आज का दिन कई मायनों में एक माइलस्टोन दिन रहेगा इंडिया के लिए, इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए। G20 कम्युनिक भी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है, रशिया यूक्रेन ने एजेंडा को हाईजैक नहीं किया है, अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने इंक्लूड करके जो कहा, पूरे 9 महीने से जो बात चल रही थी कि वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा आगे लेके जाएगा, कथनी करनी दोनों मिली है। जितनी जो बात कही थी इंडिया ने उसे करके दिखाया अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके। तो मुझे लगता है ये G20 का पहला दिन जो समिट का था, उसी से एक आइडिया लग रहा है कि जितना डिप्लोमेसी में एफर्ट गया है इंडिया की तरफ से, वो अब रंग ला रहा है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए कि G20 कम्युनिक पे सहमति बनी है, और रशिया यूक्रेन वाले मामले पे भी, पेचीदा मामला जिसपे कहा जा रहा था शायद सहमति ना बने और इंडिया की G20 समिट में ये शायद एक विक्ट्री ना हो, ये भी झुटलाया गया है। और ये मुझे लगता है जो कल का जो सारी डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स होगी
उस पे भी इसका बहुत पॉजिटिव असर रहेगा। ठीक है आशीष, अब ये आपसे समझते हैं कि मतलब ये जो आप लोग कह रहे हैं बार बार, हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि अचीवमेंट क्यों जरूरी थी, और अगर इसमें कोई अब तो क्योंकि देखिए सफलता है सीधे तौर पर, अगर कोई बाधा आ सकती थी तो वो कहाँ आ सकती थी? देखिए, जैसा मैंने शिरीन आपको पहले बताया कि कई ऐसे महत्वपूर्ण देश थे जिनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानीज काउंटर पार्ट। और आप देखिए बड़ा दिलचस्प है, एक रात पहले प्रधानमंत्री जो बाइडेन से बायलैटरल कर चुके हैं, और आज ये कम्युनिके अडॉप्ट करने से पहले उन दोनों लोगों से भी मुलाकात कर ली उन्होंने, बायलैटरल कर ली, यूके प्राइम मिनिस्टर एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि दोनों से बहुत विस्तार से बात करने के बाद, सहमति बनाने के बाद, और दोनों को मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने अपने करिश्मे से मनाने के बाद, फिर से दोहराऊंगा कि यूके के प्रधानमंत्री वहां से निकलने से पहले कह के गए थे कि पुतिन को अकाउंटेबल बनाना है, इसलिए मैं इस विजिट पे जा रहा हूं। जापान का पोजीशन हम अच्छी तरह से जानते हैं, रशिया यूक्रेन में पुतिन के खिलाफ है। ऐसे में अगर ये कम्युनिके नहीं आता तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है एम्बैरेसमेंट होता है इंडिया की प्रेसिडेंसी को लेकर के। 43 देश, इतने बड़े बड़े नेशन, सारे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हैं, और इतने बड़े महासम्मेलन के बाद आप एक जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं निकलवा पाए, तो आप तो पूरी तरह फेल कर गए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को श्रेय देना चाहिए, डॉक्टर जयशंकर को श्रेय देना चाहिए। प्राइमरली ये इन तीनों की अक्यूट शार्प डिप्लोमेसी का नतीजा है कि इस जटिल मुद्दे को नेविगेट किया भारत कर पाया, और आखिरकार नतीजा यह निकला कि पहले ही दिन हम इस जॉइंट डिक्लेरेशन को सामने आता देख रहे हैं। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसे रही भी होंगे सवाल, उनमें मनाने में कामयाब प्रधानमंत्री रहे हैं, और इसीलिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। हमारे साथ भारत मंडपम से जैनेंद्र जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। अच्छा, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख करते हैं। जैनेंद्र हमें दिख रहे हैं, उनके पास फिर से चलेंगे। नीरज, जिस तरह से देखिए यहाँ मेरे दोनों सहयोगी, चाहे वरिष्ठ पत्रकार गौरी हो या हमारे साथ स्टूडियो में आशीष बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि आज का दिन मतलब ये याद किया जाएगा इस पूरे समिट में, और कल भी इसका असर देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जाएगा ये डिक्लेरेशन। बिल्कुल, निश्चित रूप में बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में देखा जाएगा। जैसा आशीष कह रहे थे, मैं पूरी तरह से आशीष जी के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूं, क्योंकि वो ये पूरे, अगर आप बैठक का आउटकम देखें तो ये अब तक का सबसे बेहतरीन कह सकते हैं दिल्ली की जो समिट रही है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो 2023 की ये जो अब तक की बैठक है, टोटल 112 ऐसे मुद्दे रहे जिनमें 73 में आउटकम आया। 73 मुद्दों पर सभी देश सहमत नजर आए। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो गया कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो वैश्विक लेवल पर बहुत सफल साबित होती जा रही है। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो बायलैटरल कर रहे हैं, दुनिया के ताकतवर देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, और द्विपक्षीय वार्ता में जो बेहतरीन बातें निकल कर आ रही हैं कि चाहे WTA के मुद्दे पर रहा हो, चाहे जिस मुद्दे पर रहा हो, चीज़ें सामने आ रही, वो अपने आप में भारत की ताकत का एहसास कराता है। और निश्चित रूप में ये कहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में 2014 के बाद से भारत ने अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करने में रोज एक कदम अपने आप को ऊपर उठाया है, और उसी का नतीजा है कि जो दिल्ली में इस समय G20 समिट, जो अब G21 समिट हो चुका है, इस G21 समिट में बहुत कुछ वैश्विक लेवल पर, चाहे वो चाइना को हो, चाहे पाकिस्तान को हो, या दूसरे ऐसे देश हैं, उनके लिए एक तरह का ये बड़ा जवाब भी है। जी गौरी जी, आपके पास आती हूँ कि आपको भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इस तरीके से भी अचीवमेंट देखा जाएगा, क्योंकि भारत की अब पोजीशन क्या है, और वो मैं ग्लोबली आपसे समझना चाहूंगी कि अब ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन और मजबूत होगी इसके बाद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि उनका जो नजरिया है, उनका जो विजन है, वो देश समझ रहा है, उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शिरीन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग इस G20 समिट के बाद बहुत बहुत ऊपर जाएगी, और ऑलरेडी देख रहे हैं हम। उससे आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत ने अभी तक जो भी बातें बोली G20 समिट को लेकर, एजेंडा को सेट करने की जो बातें कही, वो सारी फुलफिल कर रही है अब तक की। चाहे वो अफ्रीकन यूनियन हो, वो अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अफ्रीकन यूनियन जिसने 7 बारी कोशिश करी कि उसे G20 में सम्मिलित किया जाए,
8वीं बारी जाके वो अब G20 का हिस्सा बनेगा। अब तक जो इंडिया कह रहा था बार बार कि हम सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे, हम डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करेंगे, हम डेवलप्ड वर्ल्ड के जितने इश्यूज हैं सिर्फ उधर तक ही नहीं सीमित रह जाएंगे, वो सारी बातें अब G20 में आके दिख रही है हमको। और जहां तक कम्युनिक की बात है, ये एक डिप्लोमेटिक कू है, क्योंकि पिछले साल बाली में भी जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया वो एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तौर पर अडॉप्ट किया। लास्ट मिनट तक ये नहीं तय था कि पिछले साल बाली में G20 कम्युनिक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अब की बारी आप देखिए इस G20 समिट में पहले ही दिन में अगर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आ गया है, ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कू इनफैक्ट मैं कहूंगी इंडिया के लिए। और इससे आगे की जितनी जो बातें होंगी, जितनी जो द्विपक्षीय बातें होंगी या समिट के लेवल पे जो डिस्कशंस होंगे, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्योंकि अगर सारे लीडर्स सहमत हो चुके हैं G20 कम्युनिक को लेके, तो इससे आगे के उनके जितने भी डिस्कशंस होंगे उस पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और सब में इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा सारे विषयों पर लेके, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी की बात हो। यूपीआई एक बहुत मामूली बात नहीं है कि सारे डेलीगेट्स यूपीआई को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की बात होगी उसमें इंडिया का रोल सबसे अहम होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और G20 समिट का पहला दिन है आज, दूसरा सेशन इस वक्त चल रहा है जिसमें वन फैमिली को लेकर चर्चा हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देती हूं, अब से थोड़ी देर बाद शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है G20 को लेकर। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें विदेश मंत्री होंगे, वित्त मंत्री शामिल होंगे इसमें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव भी होंगे, कई बड़े अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस पर आशीष जी आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि आप ही ने जानकारी दी है, क्या कुछ होना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रेसिडेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बतौर प्रेसिडेंट ऑफ G20 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की तरफ से की जाएगी। विदेश मंत्री आपने बता ही दिया, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के ठीक पीछे हमने देखा था वित्त मंत्री लगातार बैठी हुई थी, उनके पीछे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। क्योंकि ये इकोनॉमिक गेट टुगेदर है इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर उसमें मौजूद होंगी, फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। मुझे लगता है कि पूरा खाका देंगे अभी तक G20 में और तमाम बायलैटरल्स में क्या हुआ। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि वो जो ज्वाइंट कम्युनिके अडॉप्ट हुआ है उसके बारे में विस्तार से वो क्या जानकारी देते हैं और रशिया और यूक्रेन को लेकर के क्या वर्डिंग इस्तेमाल की गई है। तो मुझे लगता है कि ऑल इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया की निगाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहने वाली है। बिल्कुल, और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जानकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाती है। सीधे आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम। जैनेंद्र और नीरज दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र का रुख करते हुए, जैनेंद्र क्योंकि दूसरा सेशन अभी जारी है, वन फैमिली चर्चा का विषय है, कितनी देर अभी और चलेगा और क्या कुछ वहां से जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए शिरीन, फिलहाल सबकी नज़रें अब 4 बजे जो विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर टिकी हुई हैं और सहमति बना ली गई है, समाधान ढूंढ लिया गया है। अब उसमें किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है इसको लेकर दिलचस्पी है। जाहिर सी बात है सवाल होंगे विदेश मंत्री से, इंतजार रहेगा विदेश मंत्री के जवाब का। जहां तक दूसरे सेशन का सवाल है तो 3 बजे ये बैठक शुरू हुई, तकरीबन 1.25 घंटे इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। तो लगभग मान के चलिए आपकी 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। लेकिन अहम बात जो है वो सामने आ चुकी है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया गया है। इसी पर नजर थी, क्योंकि एक पेंच था, हमारे पड़ोसी की भी टेढ़ी नजर थी। लेकिन इन सब के बावजूद जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने तो श्रेय दिया है शेरपा को और विदेश मंत्री को और तमाम अधिकारियों को, लेकिन जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के नेतृत्व की वजह से कहीं ना कहीं ये एक जटिल रास्ता जो है वो जटिलता को सुलझा लिया गया है। और अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी विदेश मंत्री की, उसमें कई अहम सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। जी श्री नीरज से भी एक जल्दी से यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। नीरज, कोई आपके पास भी अपडेट, क्योंकि थोड़ी देर में ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया गया है। यदि जयशंकर जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अडॉप्शन पे के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बताते हैं या कुछ उसके चीज़ें निकल गए हैं, तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा विषय है कि सालों बाद ये कहें कि दिल्ली G20 समिट में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें आम सहमति बनी है कि दुनिया के सभी ताकतवर जो 29 कंट्री यहाँ पे मौजूद है उन सब ने एक सहमति के साथ एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है और उसे जारी किया है, जो
सभी पर लागू होगा, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का मामला हो, न्यूट्रिशन का मामला हो या तमाम ऐसे मामले हो। और जो सबसे उससे भी बड़ी चीज़, जैसा गौरी खुद उस समय बता रही थी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि 7 बार ट्राई किया है अफ्रीकन यूनियन ने कि G20 का वो अस्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन उस पर सहमति कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। और वो इसलिए हो पाई क्योंकि भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग इस समय पहले के मुकाबले बहुत मजबूत है और लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो पोजीशन क्रिएट की है उसका ही ये आपने बताया ना कि 73 मुद्दों पर सहमति बनी है। ये बताता है कि यूनियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ दुनिया अब सुनती नहीं है, बल्कि उन पर अपनी सहमति किस तरह से जताती है ये साफ जाहिर होता है। तो देखिए, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, निगाहें उस पर बनी हुई है, सभी बने हुए हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।